नमस्कार। न्यूज ट्रैक के संवाद शो में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अंशुमान त्रिपाठी जी। वाराणसी में हैं आजकल और कई सारे बड़े समाचार पत्रों में, मीडिया जगत में बड़े महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। उनका बड़ा अनुभव है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि ये जो बंगाल की राजनीति है, पंजाब की राजनीति है, आखिर ये क्या है। कोरोना काल में इतनी राजनीति क्यों हो रही है इस देश में कि राजनीति करने वालों को जहां समाज सेवा करनी चाहिए थी, लोगों की जान बचाने की तरफ ध्यान देना चाहिए था, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो सारे लोग इस समय राजनीति में कूद पड़े हैं। ममता दीदी विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों को यूनाइट कर रही हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। तो ये क्या है, क्यों इतनी राजनीति हो रही है, इस पर अंशुमान जी के साथ हम चर्चा करेंगे। और अंशुमान सर, आप बताएं कि ये क्या है। ममता दीदी ने आज शोले का डायलॉग भी बोला है और ममता दीदी एक तरफ कहती हैं कि हम प्रधानमंत्री के पैर भी छुएंगे, दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री को ललकारती भी हैं, उनके आदेश को नहीं मानती हैं। क्या है ये पूरी राजनीति? देखिए अखिलेश जी, ये दोनों पक्षों के बीच में टकराव विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद काफी बढ़ गया है। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव से पहले भी देखें तो दोनों जो सियासी दल हैं, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस, और खासकर आप कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच रिश्ते सहज नहीं रहे हैं। और विधानसभा चुनाव को भाजपा ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। भाजपा की अपेक्षा थी कि इस बार शायद वो बंगाल में सत्ता में बदलाव करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ममता दीदी ने एक बार फिर बंगाल में अपनी ताकत दिखाई और 200 से ज्यादा सीटें जीतने में वो कामयाब रही। अब इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में खींचतान का दौर चल रहा है। भाजपा लोकतांत्रिक लड़ाई हार गई है और ममता शुरू से ही कड़ा तेवर अपनाने वाली महिला रही हैं। ऐसे में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक ये क्या चुनाव की हार ही है? ममता भी यही कह रहे हैं कि जो चुनाव में बीजेपी हार गई उसकी वजह से ऐसा कर रही है। लेकिन एक सवाल उठता है कि जो इससे पहले प्रधानमंत्री जब यास चक्रवात की समीक्षा करने के लिए गए थे, वो वहां पर लोगों के हुए नुकसान की समीक्षा कर रहे थे और शायद केंद्र सरकार कुछ मदद करती। उस समय जो ममता दीदी ने किया, उनकी मीटिंग छोड़कर चली गई, मीटिंग को पूरा अटेंशन नहीं किया। तो क्या ये भी राजनीति ही मानी जाएगी या ममता का ये एक ऐसा शार्प रिएक्शन था जो उन्हें प्रधानमंत्री के साथ नहीं करना चाहिए था? कई लोगों ने इसकी आलोचना की। देखिए, इसमें ममता बनर्जी को अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मोदी जी उड़ीसा की समीक्षा करने के बाद बंगाल पहुंचे थे और उड़ीसा की समीक्षा बैठक में नवीन पटनायक और उनके सारे सहयोगी और उनके सारे वरिष्ठ अफसर मौजूद थे, लेकिन वहां पर विपक्ष के नेता को समीक्षा बैठक में तलब नहीं किया गया था। अब ममता बनर्जी को जिस बैठक में प्रधानमंत्री ने बुलाया था उसमें पहले केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो अब बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बन चुके हैं, उनको भी केंद्र सरकार की ओर से निमंत्रण देके उस बैठक में बुला दिया गया। शुभेंदु अधिकारी और ममता अधिकारी के मौजूदा सियासी रिश्तों के बारे में आप जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कुछ समय पहले टीएमसी छोड़ी थी और वो लगातार ममता बनर्जी पर आरोप लगाते रहे हैं और नंदीग्राम के सियासी संग्राम में वे ममता बनर्जी को हराने में भी कामयाब रहे। ऐसे में ममता बनर्जी उनकी मौजूदगी से खुद को सहज महसूस नहीं करती, इसी कारण वो बैठक में नहीं गई। और ममता बनर्जी ने इस बात का उल्लेख भी किया है कि जब मोदी जी गुजरात की समीक्षा बैठक करने गए थे या उड़ीसा की समीक्षा बैठक करने गए थे, तो वहां पर जब विपक्ष के नेता को बैठक में नहीं बुलाया गया, तो यहाँ पर बंगाल में उनको क्यों बुलाया गया?
उनका सीधा आरोप है कि मुझको अपमानित करने के लिए यह कदम उठाया गया। और दूसरी ओर जो ममता बनर्जी ने बैठक से निकलने के बाद ये बात कही कि हमारा पहले से एंगेजमेंट तय था, तो ऐसी बात भी नहीं है। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अब खुलासा किया है कि ये समीक्षा बैठक 28 मई को हुई थी और 27 मई की रात ही उनको फोन करके ममता बनर्जी ने कह दिया था कि वो बैठक में नहीं आएंगी। तो ममता बनर्जी पहले से ही तय करके बैठी हुई थी। बाद में वो बैठक में पहुंची और 20 मिनट में वो जरूरी दस्तावेज प्रधानमंत्री को सौंप के बैठक से निकल गई। अब उस विवाद की आंच में वहां के मुख्य सचिव अलपन आ गए हैं। जी जी जी, एक बात आपने कही राज्यपाल जगदीप धनखड़ की, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो एक ऐसे राज्य के, मतलब पहले शायद भारत में ऐसे पहले राज्यपाल होंगे जिन्होंने चुनाव की बेला में लोगों से अपील की थी कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। तो राज्यपाल जो खुद सरकार का सर्वे सर्वा है, मुखिया है, वो अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील करता है। दूसरे, वो अभी भी लगातार उनके जो बयान आ रहे हैं वो बेहद पॉलिटिकल हैं, वो कभी भी राज्यपाल की भूमिका में नहीं दिखाई देते। वो ऐसा लगता है कि इससे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं, उसी तरीके से वो ममता सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। जबकि राज्यपाल के बारे में जो हमारे संविधान की व्यवस्था, जो मेरी जानकारी है कि राज्यपाल को राज्य की स्थितियों का ऑब्जर्वेशन करके राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट करनी होती है, ना कि उसे पब्लिक में, मीडिया में इस तरीके से बयान देना चाहिए। आप इससे क्या कहेंगे? आपके राज्यपाल की बातें फिर कितनी निष्पक्ष हैं, या वो अपने जो उनका उनका पद है, उस पद की गरिमा का, मर्यादा का वो ख्याल रख रहे हैं? अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ जिस तरीके से सक्रियता बंगाल में दिखा रहे हैं, वैसा आमतौर पर राज्यपालों की परंपरा में होता नहीं है। राज्यपाल, अब जैसे चुनाव के बाद जो हिंसा की घटनाएं बंगाल में हुई, तो अब उसमें गृह मंत्रालय ने अपने 4 अफसरों की टीम वहां मौके पर जांच पड़ताल के लिए भेजी थी। उन अफसरों ने बाद में राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। तो अब एक सीधा तरीका तो राज्यपाल का यह था कि उन अफसरों से मिली जानकारी के आधार पर वो केंद्र को रिपोर्ट भेज सकते थे, लेकिन राज्यपाल खुद हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने पर उतर आए और केवल बंगाल ही नहीं, वो असम तक जा पहुंचे। उनका कहना था कि बंगाल से पलायन करके लोग असम के रणपगली में शरण लिए हुए हैं और वो असम भी पहुंच गए। जी जी। तो एक माने अगर हम स्थितियों को देखें तो निश्चित तौर पर एक राज्यपाल का जो संवैधानिक दायित्व होता है, उसके दायरे से बाहर निकलकर वो काम करते दिख रहे हैं। दूसरी ओर धनखड़ जी का ये कहना है कि भाई, राज्य के लोगों की बेहतरी और उनके हित देखना मेरी जिम्मेदारी है और इसलिए हम मौके पर जाकर पड़ताल करके रिपोर्ट भेजते हैं केंद्र को। यही ममता बात है, बनर्जी ने यही बात है अंशुमान जी, कि हमारे देश की व्यवस्था में जनता ने यह अधिकार मुख्यमंत्री और मंत्री को सौंप रखा, उन्हें उसने डायरेक्ट निर्वाचित किया है। ये पहला दायित्व तो उनका है कि वो जनता के दुख दर्द को देखें। राज्यपाल का ये सीधा दायित्व तो नहीं है, राज्यपाल हमारे यहाँ परोक्ष तौर पर जिम्मेदार है। तो वही बात है कि अगर हम इनकी कार्यप्रणाली को देखें धनखड़ की, तो वो निश्चित रूप से अपने दायरे से निकलकर काम कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर कहा भी है कि राज्यपाल को राज्य सरकार की सलाह से ही कहीं भी दौरा करना चाहिए या अफसरों को तलब करना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राज्य के लोगों ने राज्य चलाने की जिम्मेदारी मुझको सौंपी है और मैं उनके दुख दर्द को दूर करने में जुटी हुई हूँ, इसलिए उसमें राज्यपाल को सीधे तौर पर दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये जो मुख्य सचिव वाला अब मामला आया है, कि ये आप इसको कैसे देखते हैं कि केंद्र सरकार एक तरफ मुख्य सचिव को बुला रही, जैसे कि वो प्रधानमंत्री की बैठक से ममता बायकॉट कर गई, तो आप ममता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो आपने मुख्य सचिव को तलब कर लिया कि मुख्य सचिव को हम
दिल्ली बुलाएंगे। और अब मुख्य सचिव ने इस्तीफा भी दे दिया है, वो ममता के सलाहकार भी बन गए। तो ये जो दांव पेच हो रहे हैं, इनमें कितनी राजनीति है और कितना इसमें प्रशासनिक है तौर तरीका की, कितना जस्टफुल कहा जा सकता है केंद्र सरकार के कामकाज को? अब इसमें सियासत की बू तो आती ही है, इसलिए कि अगर केंद्र सरकार वो अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब कर रही है, तो अल्पन बंदोपाध्याय के साथ मौजूदा स्थितियां क्या हैं वो भी देखना होगा। 24 मई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। ममता बनर्जी ने उनको 3 महीने का कार्य विस्तार देने का सिफारिश की। केंद्र सरकार की मंजूरी से उनको 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया। और आपको मौजूदा हालात क्या हैं ये भी देखना होगा। इस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और राज्य के मुख्य सचिव के तौर पर वो पश्चिम बंगाल आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और सारा कोरोना महामारी के खिलाफ जो पश्चिम बंगाल में सरकार का अभियान है उसकी देखरेख अल्पन बंदोपाध्याय ही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने उनको अचानक दिल्ली तलब कर लिया और कहा कि आप आकर यहाँ ज्वाइन करिए, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ सियासत की बू तो आती ही है कि केंद्र सरकार ने नाराजगी ममता पर थी और वो उतर गई मुख्य सचिव के ऊपर, क्योंकि वो एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि ममता अब उस मुद्दे पर दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गई। हाँ, इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि केंद्र सरकार, आपने जो बात कही कि मुख्य सचिव के पास वहाँ आपदा नियंत्रण का भी अधिकार है, वो उसके अध्यक्ष हैं, कोरोना जैसी महामारी से राज्य जूझ रहे हैं, ऐसे में आप अगर मशीनरी के सर्वे सर्वा को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये तो इससे लगता है कि आप अपनी पर्सनल खुन्नस में, अपनी निजी लड़ाई में आपको राज्य की जनता की परवाह ही नहीं है, आप प्रशासनिक सिस्टम को कोलैप्स करना चाहते हैं वहां। ये केंद्र सरकार का जो रवैया है, ये तो हमें लगता है कि किसी भी आम आदमी को पसंद नहीं आएगा। हाँ, निश्चित रूप से ये माने अभी समय जो स्थितियां चल रही हैं उस हिसाब से अगर जो केंद्र सरकार का कदम है उसे तो उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब ये पूरा मामला जो है सियासी रूप अख्तियार कर चुका है। ममता भी अब इस मुद्दे पर खुलकर बैटिंग कर रही हैं और केंद्र सरकार भी उनको चार्जशीट देने की तैयारी में जुटी हुई है। केंद्र सरकार ने अल्पन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और उनसे कहा है कि बताइए आप क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ममता ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए उनको 31 मई को रिटायरमेंट दे दिया, जो उनका ड्यू डेट थी, और अब उनको अपना मीडिया एडवाइजर बना लिया है। तो अब वो खुलकर पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ आ गए हैं और निश्चित रूप से यह लड़ाई कुछ अभी आगे और चलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब इसमें क्या केंद्र सरकार की ओर से कदम उठाया जाता है। एक और दिलचस्प राजनीति हो रही है इस समय देश में, पंजाब में। पंजाब में आज उनके ही नेता सिद्धू जी पहुंच गए हैं दिल्ली में और हाईकमान से मिल रहे हैं, कह रहे हैं हाईकमान ने मुझे बुलाया है। दूसरी तरफ वहां पंजाब में उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का मुख्यमंत्री है। ये राजनीति का कौन सा खेला हो रहा है वहां? दीदी तो यहाँ खेला हो भी कर रही थी, लेकिन ये कौन सा खेला शुरू हो गया पंजाब में? हाँ, बोलिए बोलिए सर। पंजाब इस समय कांग्रेस हाईकमान के लिए बड़ी मुसीबत बनकर उभरा। पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा इस समय कांग्रेस हाईकमान के लिए बड़ी मुसीबत बन के उभरा है। ऐसा नहीं है कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की लड़ाई अभी हाल फिलहाल शुरू हुई। यह विवाद उस समय रूप में सिद्धू के विभागों का कैप्टन ने फेरबदल किया था और नाराजगी में सिद्धू अमरिंदर की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। अब मामला यह है कि अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ जिन और राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें पंजाब भी शामिल है और पंजाब चुनाव में चूंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं
इसलिए हाईकमान जो है अब उस झगड़े को जल्दी से जल्दी सुलझा लेना चाहता है। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी जो है हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी अग्रवाल को रखा गया है। जी जी यह कमेटी कल से पंजाब के सारे कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली बुलाकर एआईसीसी मुख्यालय में उनसे बातचीत कर रही है। जी जी कल इस कमेटी ने 25 विधायकों से बातचीत की थी। आज इसी सिलसिले में 25 विधायकों के अलावा सिद्धू को भी दिल्ली तलब किया गया था और सिद्धू ने मीटिंग से बाहर निकलने के बाद ये कहा है कि मैंने पूरी मजबूती के साथ अपनी सारी दलीलें रखी हैं और पंजाब की जमीन की जीत होगी, सच की जीत होगी। और उन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात मीटिंग के बाद कही है कि सच को प्रताड़ित किया जा सकता है लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। जी 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 उन्होंने हालांकि कैप्टन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया लेकिन उनका इशारा कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर ही था। जी अब ये सोनिया की जो यह कमेटी है इसको कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। यह कमेटी सारे लोगों से बातचीत करने के बाद सोनिया को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी को करना है। जी अब देखने वाली बात यह होगी कि सोनिया रिपोर्ट के आधार पर क्या कदम उठाती है। क्या आप कोई ऐसी संभावना देखते हैं कि वहां सिद्धू को कमान मिल सकती है क्या, जिस तरीके से सिद्धू वहां पर लॉबिंग कर रहे हैं? मेरी राय में तो सिद्धू को कमान सौंपने की स्थितियां नहीं बनती हैं, इसलिए कि कैप्टन की पंजाब कांग्रेस पर सिद्धू से ज्यादा मजबूत पकड़ है और इस बात को कांग्रेस हाईकमान भी जानता है। अगर हम पिछला समय देखें तो कई मामलों में राहुल गांधी भी अपनी इच्छा पंजाब में लागू नहीं कर सके थे और उसका कारण केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। जी 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 जैसे 2015 में वहां के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा जी को अध्यक्ष बनाए रखना चाहते थे राहुल गांधी, जी जी लेकिन कैप्टन के दबाव में उन्हें हटाना पड़ा और कैप्टन को अध्यक्ष बनाना पड़ा। तो इसलिए कैप्टन को हटाकर सिद्धू की कोई राह बनती हुई नहीं दिख रही है। दोनों में या तो समझौता हो जाए या फिर सिद्धू को अलग रास्ता चुनना होगा, यही एक संभावना बनती दिख रही है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर सिद्धू के लिए वही होगा कि एक बार अलग अलग राजनीतिक दल छोड़ करके आए। और जहां तक पंजाब की राजनीति का सामने आ रहा है कि वहां पर आज की स्थिति में लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के मुकाबले वहां कोई भी विपक्षी राजनीतिक दल भी नहीं है। तो ऐसे में सिद्धू अगर जाएंगे भी तो कहीं हमें नहीं लगता है कि उनको कोई अच्छा मुकाम मिलेगा। आपका क्या मानना है, क्या आम आदमी पार्टी या भाजपा में उनकी कोई वापसी होती है तो उससे उनको फायदा मिलेगा क्या? देखिए, पंजाब की जो मौजूदा सियासत है उसमें कांग्रेस सबसे मजबूत दिख रही है। उसका कारण यह है कि केंद्र सरकार की ओर से नया कृषि बिल जो लाया गया था, उस बिल से नाराज होकर अकाली दल और भाजपा का गठबंधन टूट चुका है। अकाली दल और भाजपा दोनों के मिलने से गठबंधन मजबूत था, लेकिन उन दोनों का गठबंधन टूटने के बाद अब वह गठबंधन उतना मजबूती से कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। जी जी और सिद्धू के लिए इस दोनों दलों में जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। सिद्धू के पास जो राजनैतिक विकल्प दिख रहा है वह सिर्फ और सिर्फ आप पार्टी है। आप पार्टी से पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनकी बात बिगड़ चुकी है, क्योंकि सिद्धू चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, जी जी जिसके लिए आपका नेतृत्व तैयार नहीं था।
तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सिद्धू का कैप्टन से समझौता होता है या वो कोई और नया रास्ता चुनते हैं। वैसे समझौते की राह आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि हरीश रावत पिछले दिनों 2 बार यह खुद व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कर चुके हैं। जी 2 बार कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की अमरिंदर के फार्म पर चाय पर मुलाकात भी हुई। हाँ, लेकिन उस मुलाकात के बावजूद दोनों का विवाद नहीं सुलझ सका। इसलिए इस विवाद को सुलझाना आसान काम नहीं है। अब सोनिया इस मामले में क्या अंतिम फैसला करती हैं, यह देखने वाली बात होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हम लोगों ने आज के राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की। 2 राज्यों में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। एक तरफ दीदी का खेला है, दूसरी तरफ सिद्धू का है। तो इसके अंत परिणाम क्या होंगे, आने वाले समय में राजनीति कैसे बदलेगी, इस पर हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।